तो हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल यादव आज मैं लेकर आई हूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक शानदार सा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देख लेते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि 10 मार्क्स में जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडोक्राइन डिसऑर्डर को। इंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है, यानी कि जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हमारे बॉडी में कॉज करी, उसे हम बोलते हैं इंडोक्राइन डिसऑर्डर। जिसमें हमारा फर्स्ट दिया है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में होता है जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। फिर नेक्स्ट हमारा आता है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस होता क्या है, यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है तो वेट लॉस होगा ही। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है रैपिड हार्ट रेट और एंजाइटी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, यानी कि लो होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पीवाईक्यू में, यानी कि पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत बार डायबिटीज़ मेलाइटस पूछा है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसुलिन का, यानी कि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। दो प्रकार के होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है, जो हमारे बॉडी का इम्यून सेल होता है वो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाता है। या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है या फिर नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, बॉडी का जो सेल एंड टिश्यू होते हैं वो इंसुलिन को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते, जिसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हम इसमें लिखेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें लिखना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं, फिर देन हम लिखते हैं डेफिनेशन को, फिर हम लिखते हैं एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, यानी कि किस वजह से, किस कारण की वजह से डिजीज कंडीशन हमें कॉज हो रही है। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट के थ्रू, यानी कि डिजीज कंडीशन कैसे कैसे हमारे बॉडी में हो रही है, उसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि डिजीज कंडीशन होने के बाद या होते टाइम जो हमारा बॉडी होता है वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है, उसे हम लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता क्या है, यानी कि जिससे हम डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोस कर रहे हैं, जैसे कि कोई ब्लड टेस्ट हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, या कोई इको हो गया, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट यानी कि जिसमें हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं पहले लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन और डाइट, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी जीआई से कोई रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें हमारा फर्स्ट दिया है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होता है, इसमें जो हमारे स्टमक में ना ओपन सोर हो जाता है, यानी कि जो हमारे स्टमक का टिश्यू होता है उसमें ओपन सोर हो जाता है। यह मोस्टली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है, एच पाइलोरी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, किसी भी बॉडी ऑर्गन के आगे अगर आइटिस लग गया तो इसका मतलब कि उस बॉडी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़।
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता क्या है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। जिसमें हमारा दिया है फर्स्ट क्रोहन्स डिजीज़। क्रोहन्स डिजीज़ क्या होता है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है माउथ टू एनस तक, उसमें कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोहन्स डिजीज़। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका इनर मोस्ट लेयर यानी कि कॉलन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीवर चिरोसिस। लीवर चिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। लीवर चिरोसिस में होता क्या है, जो हमारा लीवर का नॉर्मल सेल होता है वो फाइब्रोसिस और स्कार से बदल जाता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेल होता है लीवर का वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है इसमें शॉक क्या होता है। शॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। शॉक इसमें पूछा है, शॉक का डेफिनेशन क्या होता है। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें हमारा जो बॉडी का सेल और टिश्यू होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को नहीं पा पाता, जिसके कारण हमें पोटेंशियल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है टाइप ऑफ शॉक। तो शॉक मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवेल्मिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फिर इसमें हमारा पूछा है हाइपोवेल्मिक शॉक, या मतलब कि हाइपोवेल्मिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब कि हाइपोवेल्मिक शॉक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, जिसमें हमारा मतलब कि जो बॉडी का फ्लूइड या ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है हाइपोवेल्मिक शॉक। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार्डियक डिसऑर्डर, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर इसमें पूछा है। तो हमारा सबसे पहले दिया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, जिसमें हमारे हार्ट मसल में यानी कि मायोकार्डियम में ब्लड सही तरीके से पंप नहीं हो पाता, जिसके कारण हमको एमआई देखने को मिलता है, जिसे हम मोस्टली हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट दिया है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को हम चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। देखो एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है, जो हमारा हार्ट मसल होता है वो इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड को नहीं पा पाता, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है चेस्ट पेन। और नेक्स्ट पूछा है टाइप ऑफ एंजाइना, यानी कि एंजाइना के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो एक तो स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल, प्रिजमेंटल और मैक्रोवेस्कुलर, ये 4 प्रकार का हमारा होता है एंजाइना पेक्टोरिस। फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ और पूछा है, जिसमें हमारा पूछा है CHD, यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल मतलब होता क्या है, यानी कि बाय बर्थ हमारे हार्ट में कोई इम्पेयरमेंट स्ट्रक्चर में फंक्शन में हो जाए, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है CCF, यानी कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, क्रॉनिक कंडीशन होता है जिसमें हमारा हार्ट जो होता है एनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता बॉडी नीड के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है, अरे किधर चला गया ये तो, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा पूछा है CAD, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जो हमें डिजीज़ कंडीशन होते हैं उसे हम बोलते हैं, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। फिर हमारा पूछा है RHD, यानी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है। देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है परमानेंट डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्व, यानी कि जो हार्ट वॉल्व है हमारे उसका परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं
रूमेटिक हार्ट डिजीज़, यह किसके कारण होता है? रूमेटिक फीवर। चलो मैं बता दूं आपको कि रूमेटिक फीवर होता क्या है। देखो, रूमेटिक फीवर होता है एक सीरियस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जिसमें हमारा यानी कि जब स्टेप थ्रोट होता है तो उसके जब उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से हमको रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है। फिर हमारा दिया है नेक्स्ट जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया होता क्या है? इसमें हम ये एक क्लिनिकल गाइडलाइंस होता है जिसमें हम एक्यूट रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जोन्स क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसको इसमें हम देखेंगे। COPD मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, यह यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यह ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज होता है जिसमें मेनली 2 डिजीज कंडीशन को इन्वॉल्व किया गया है। एक तो होता है ब्रोंकाइटिस और दूसरा हमारा होता है इम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा 2 डिजीज कंडीशन को रखा गया है COPD में। जो ब्रोंकाइटिस होता है इसमें हमारा जो एयर सैक होता है एक्सेसिव म्यूकस के कारण इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और जो इम्फाइसीमा होता है इसमें एयर सैक का डैमेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि कम्युनिकेबल होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होता है। यह लंग को इफेक्ट करता है। 2 प्रकार का होता है, पल्मोनरी TB और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। फिर नेक्स्ट हमारा पूछ है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है? जिसमें हमारा जो लंग्स होता है जो वो एक्स्ट्रा म्यूकस के कारण मतलब लंग्स नहीं, एयरवे होता है वो एक्स्ट्रा म्यूकस के कारण इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्थोपेडिक कंडीशन, यानी कि बोन से रिलेटेड कंडीशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फ्रैक्चर होता क्या है? यानी कि बोन किसी वजह से टूट गया, उसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। और पूछा है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर बहुत प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, इरेगुलर फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड, बहुत प्रकार के होते हैं फ्रैक्चर। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है वुंड हीलिंग प्रोसेस और स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये लगभग सेम होता है जिसमें 4 स्टेज होते हैं, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। फिर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी। यानी कि हमारे हेड में कोई इंजरी जो कि माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। स्काल्प में या स्कल में या ब्रेन में कोई इंजरी हुई है जिसे हम बोलते हैं हेड इंजरी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि किसी कारणवश स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें जो होता है वो जहाँ चोट लगती है उसका लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीवर डिसऑर्डर, यानी कि लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट दिया है हेपेटाइटिस, यानी देखो हम लीवर को ही हिपेट बोलते हैं, तो आइटिस लग गया है यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो इसमें हमारा पूछा है हेपेटाइटिस B, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होता है, एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी कंडीशन, यानी लंग से रिलेटेड कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी कंडीशन, जिसमें हमारा पूछा है सबसे पहले लंग एब्सिस। लंग एब्सिस होता क्या है? यानी कि लंग में कोई लोकलाइज कलेक्शन हो पस का, जिसे हम बोलते हैं लंग एब्सिस। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? जो हमारा
लंग्स का नॉर्मल टिश्यू होता है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया देखो कई प्रकार के होते हैं, बायलेटरल निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, फिर और बहुत प्रकार के होते हैं निमोनिया। फिर हमारा नेक्स्ट दिया है ARDS यानी कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो होता है एयर सैप उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसके कारण O2 लेवल ब्लड में कम हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 से 5 नंबर में पूछ सकता है, जिसमें प्रोसीजर को पूछा है और केयर नर्सिंग केयर को पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है, एक कॉमन मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम होल ब्लड को या ब्लड के किसी कंपोनेंट को यानी कि RBC को, WBC को या प्लेटलेट्स को पेशेंट को देते हैं यानी कि ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोलोस्टॉमी केयर। कोलोस्टॉमी केयर में हमको देखो पाउच को मैनेज करना होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है, जो हमारा स्टोमा होता है उसके अराउंड स्किन को यानी कि हाइड्रेटेड रखना होता है, हाइजीन को मेंटेन करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पूछा है POP केयर यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या यानी कि जो हमारा जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है किसी लिम्ब पे या किसी ऑर्गन पर, तो उसकी केयर हम कैसे करेंगे इसमें पूछा है। तो उस एरिया को क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे और जिस लिम्ब में लगा है उसे हम एलिवेटेड रखेंगे ताकि उसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होगी। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है सक्सनिंग। सक्सनिंग क्या होता है, देखो सक्सनिंग एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम म्यूकस एक्सेस म्यूकस को रिमूव करते हैं यानी कि पेशेंट के माउथ के थ्रू, थ्रोट के थ्रू या लंग्स के हम एक्सेस म्यूकस को एक्सक्रीट आउट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सक्सनिंग। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्रीथिंग एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसे हम बोलते हैं या ब्लॉकेज हो जिसे हम बोलते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हमारा दिया है सर्जिकल साइट केयर यानी कि जो सर्जिकल साइट है जहाँ इंसिजन हुआ है उसका केयर हम कैसे करेंगे। तो हम उस एरिया के यानी कि इंसिजन एरिया को क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे ड्रेसिंग के पहले और ड्रेसिंग के बाद खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, और टाइम टू टाइम ड्रेसिंग को चेंज करेंगे और अवॉइड करेंगे रबिंग को। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे करते हैं देखो, तो सबसे पहले हमारा आता है इन्फेक्शन कंट्रोल में PPE जिसमें हमको प्रॉपर तरीके से PPE का यूज़ करना होता है। फिर जो हेल्थ केयर सेटिंग में होता है BMW को फॉलो करना होता है, ये सब का हमको ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टोमा केयर। स्टोमा केयर क्या होता है, जिसमें ये एक सर्जिकल ओपनिंग होता है एब्डोमेन में, तो उसके लिए हमको हाइजीन का ध्यान रखना होता है, उसको उस एरिया को ड्राई रखना होता है, क्लीन रखना होता है और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखना होता है। फिर हमारे डिसऑर्डर्स को पूछा गया है, हार्निया बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके टाइप देखो। हार्निया क्या होता है, जो हमारा मतलब कि इंटरनल ऑर्गन होता है वो किसी वीक पॉइंट से या वीक स्पॉट से वो बाहर की साइड निकलने लगते हैं जिससे एक बल्ज फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं हार्निया। देखो ये कई प्रकार के होते हैं जैसे गैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, इंसिजनल, इंग्वाइनल, फ्यूमोरल, ऐसे टाइप के होते हैं हार्निया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है, सॉरी अपेंडिसाइटिस छूट गया, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस।
तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि थिक और स्टिकी म्यूकस बनाता है लंग्स में, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, जिसके कारण ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है एनीमिया। एनीमिया तो सबको पता है क्या है, यानी कि बॉडी में ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकीमिया पूछा है। ल्यूकीमिया क्या होता है, जो हमारा यानी कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होता है उसमें कैंसर हो जाता है। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू क्या होता है, बोन मैरो, उसमें कैंसर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। फिर हमारा पूछा है एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स का लेवल होता है वो हो जाता है बॉडी में कम, जिसे हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइटिस। फिर हमारा पूछा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो HB का लेवल होता है यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसका प्रोडक्शन बॉडी में अफेक्टेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं थैलेसीमिया। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड एंड फूड फैटी सब्सटेंस इन द लाइनिंग ऑफ वॉल, जिसके कारण हमारा जो ब्लड वेसल होता है वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो हो जाता है मायोकार्डियम तक वो रिड्यूस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पायरेटरी और स्किन रिलेटेड कंडीशन, जिसमें हमारा इम्फाइसीमा और इम्पाइमा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है इम्पाइमा और इम्फाइसीमा में क्या होता है। तो देखो इम्फाइसीमा क्या होता है, इम्फाइसीमा में जो होता है वो एयर सैक जो होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है, और जो इम्पाइमा होता है उसमें पस का कलेक्शन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस में, जिसे हम बोलते हैं इम्पाइमा। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न क्या होता है, तो जो हमारा मतलब कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है पेराइटल और विसरल लेयर में, उसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा जो स्किन होता है वो ड्राई, ईची और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसे हम एक्जिमा। फिर नेक्स्ट हमारा सोरियोसिस पूछा है। सोरियोसिस भी एक स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा जो कीरेटिन प्रोटीन होता है उसका हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है डर्मेटाइटिस एंड डर्मेटोसिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है, जो डर्मिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। फिर डर्मेटोसिस क्या होता है, यानी कि स्किन जो नॉर्मल स्किन है उसके कलर में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, उसे हम बोलते हैं डर्मेटोसिस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड डिसऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और आपको एक बात बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा इसमें आ जाता है ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमालाइटिस। देखो ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन, यानी कि बोन में कोई वीकनेस देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोमालाइटिस होता है जिसमें बोन में कोई इन्फेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं ओस्टियोमालाइटिस। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है ब्रोंकियोक्टिसिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। देखो ब्रोंकियोक्टिसिस क्या होता है, परमानेंट और इरिवर्सिबल और एबनॉर्मल और ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इरिवर्सिबल डैमेज होता है। और ये यानी कि ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन
एंड म्यूकस इन स्मॉल एयरवेज, यानी कि एयरवेज में इन्फ्लामेशन और म्यूकस देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट पूछा है प्रोस्थेसिस क्या होता है। प्रोस्थेसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जिससे हम मिसिंग या नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट की जगह हम रिप्लेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं इस क्या प्रोस्थेसिस। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है स्प्रेन वर्सेस स्ट्रेन। देखो स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है। जो स्प्रेन होता है वो मतलब कि लिगामेंट में कोई इंजरी होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो टेंडन में कोई इंजरी। देखो लिगामेंट क्या होता है, जो बोन टू बोन को अटैच करता है, और टेंडन क्या होता है, जो मसल टू बोन को अटैच करता है, उसे हम बोलते हैं टेंडन। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है बोन हीलिंग। बोन हीलिंग में क्या होता है? देखो बोन हीलिंग में क्या होता है, 5 स्टेज होते हैं। पहला हेमेटोमा, और दूसरा इन्फ्लामेशन, तीसरा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, चौथा हार्ड कैलस फॉर्मेशन, और पांचवा बोन रिमॉडलिंग। फिर नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रो और अदर रिलेटेड डिजीज कंडीशन को पूछा है। कोलीलिथियासिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन इन गाल ब्लैडर, यानी कि गाल ब्लैडर में गाल स्टोन का फॉर्मेशन कोलीलिथियासिस कहलाता है। फिर हमारा पेरिटोनाइटिस, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है उसके चारों तरफ जो लेयर पाया जाता है उसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं, तो उसके इन्फ्लामेशन को बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है पेन स्केल एंड मैनेजमेंट। पेन स्केल क्या होता है? जिससे हम पेन को देखते हैं, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से, क्वेश्चनिंग से, और मैनेज कैसे करेंगे, एनाल्जेसिक दे के, रेस्ट दे के, कंफर्ट जोन दे के, कंफर्ट पोजीशन दे के पेन को हम मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है रेनाल्ड्स डिजीज़ एंड बर्गर डिजीज़ क्या होता है। देखो रेनाल्ड्स डिजीज़ जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में जो एरिया होता है हमारा, जैसे फिंगर और टोज, उसमें फील यानी कि नमनेस फील होता है, कोल्ड एंड चेंज इन कलर, ये सब हमको देखने को मिलता है रेनाल्ड्स डिजीज़ में। और जो बर्गर डिजीज़ होता है ये एक रेयर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है जो हमें ब्लड क्लॉट कॉज करवा सकता है स्मॉल या मीडियम साइज वेसल में। यह मोस्टली हमको आर्म और लेग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन्स डिजीज़। देखो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल होता है यानी कि उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इसमें मून लाइक फेस, ऐसे कई ठो साइंस सिम्टम्स हैं जो हमको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन डिजीज़ होता है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एनफ हार्मोन को जितना मतलब बॉडी को नीड होता है उतना, तो जिसे हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। फिर हमारा आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखो जब बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट या तो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल लेवल से या कम हो जाते हैं, जिसे हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नर्सिंग रोल आ जाता है, रोल ऑफ स्क्रब नर्स, यानी कि स्क्रब नर्स का हेल्थ केयर सेटिंग में क्या रोल होता है, जिसमें हमारा आ जाता है यानी कि ओटी को प्रिपेयर करना, ओटी के स्टाइल जोन को मेंटेन करना और इंस्ट्रूमेंट को सर्जन तक पास करना, ऐसे ऐसे काम होते हैं स्क्रब नर्स के। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है रोल ऑफ सर्कुलेटरी नर्स, यानी कि हेल्थ केयर सेटिंग में सर्कुलेटरी नर्स का क्या रोल होता है। तो सर्कुलेटरी नर्स का बहुत रोल होता है हमारे हेल्थ केयर सेटिंग में। देखो यानी कि कोई ऑपरेशन, कोई प्रोसीजर होने वाला है, उसके पहले ओटी को क्लीन करना, उसके लाइटिंग और वेंटिलेशन को मेंटेन करना और नेसेसरी इक्विपमेंट को कलेक्ट करना हमारे यानी कि सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है। फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको वहाँ अवेलेबल रहना होता है और विंडो और डोर जो है उसको क्लोज रखना होता है। फिर आफ्टर प्रोसीजर जो पेशेंट होता है उसको यानी कि ओटी से
रिकवरी रूम में शिफ्ट करना होता है, फिर ओटी को क्लीन करना होता है। ये हमारा होता है सर्कुलेटरी नर्स का काम। फिर हमारा नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाते हैं और उसकी प्रिवेंशन आ जाए। मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके जो लेयर होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है SARS-CoV-2 जो होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये पेंडेमिक होता है, रिस्पायरेटरी इलनेस होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइफॉइड। टाइफॉइड देखो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, इसे हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं और जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है लेप्रोसी। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। फिर हमारा पूछा है मलेरिया और साइकर और पैरासाइट। मलेरिया भी यानी कि मॉस्किटो बाइट से होता है। फिर हमारा पूछा है मीसल और मम्स। फिर हमारा आ जाता है डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया और फ्लू, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फिर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में हमारे। जो चिकन पॉक्स होता है वो हमारे यानी कि स्किन पर ईचिंग, ब्लिस्टर्स और रैसेस देखने को मिलता है, जो हर्पिस वेरिसिला के कारण होता है। और जो स्मॉल पॉक्स होता है इसमें हमको फीवर, हेडेक और बैक पेन और वोमिटिंग देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है कॉलरा। कॉलरा क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम फादर ऑफ पब्लिक भी बोलते हैं और ये विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। इसे हम डायरियल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा पूछा है रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी कि रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होता है? इसे हम आर्थोप्लास्टी भी बोलते हैं। यह एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम डैमेज जॉइंट को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल जॉइंट से। फिर हमारा पूछा है ट्रेकियोस्टमी केयर। जब हम ट्रेकियोस्टमी प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हमको यानी कि क्या क्या ध्यान, उसका केयर कैसे करना होता है, तो उस एरिया को क्लीन रखना होता है, हाइड्रेटेड रखना होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है पैगेट्स डिजीज़, यानी कि जो पैगेट्स डिजीज़ होता है क्रॉनिक बोन डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सेसिव बोन ब्रेकडाउन और बोन रीग्रोथ देखने को मिलता है, जिसके कारण हमको बोन का इनलार्जमेंट और वीकनेस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है पॉट्स स्पाइन। पॉट्स स्पाइन को हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इन स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के कारण होता है, जिससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। फिर हमारा पूछा है ट्रांसयूडिट और एक्सीड्यूट क्या होता है, तो हम देख लेते हैं ट्रांसयूडिट और एक्सीड्यूट क्या होता है। देखो जो ट्रांसयूडिट होता है इसमें जो क्लियर प्रोटीन और पुअर फ्लूइड फॉर्म, जिसके कारण प्रेशर इम्बैलेंस होता है। और हमारा जो एक्सीडेट होता है उसमें क्लाउडी प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, जिसके कारण हमको इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ ब्लड वेसल बिकम लीकी, यानी कि ब्लड वेसल लीक करने लगते हैं। फिर हमारा पूछा हाइपोग्लाइसीमिया। देखो उधर हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना, और हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होना। फिर दिया है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें जो हमारा बॉडी होता है प्रॉपरली फ्लूइड बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक्सट्रीम थर्स्ट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है? जिसमें थायराइड हार्मोन है वो बाय बर्थ ही हमको इम्पेयर यानी कि इनसफिशिएंट यानी कम मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टंटेड ग्रोथ, फिजिकल डिफॉर्मिटी वगैरह वगैरह देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली। देखो जाइगेंटिज्म होता क्या है? इसमें एक्सेसिव हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलता है, या मोस्टली चाइल्डहुड एज में ही होता है, जिसके कारण
लार्ज हेड देखने को मिलता है, एवरेज हाइट यानी कि कम टाइम में ज़्यादा हाइट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमको इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स या फेस या जिसके कारण देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। ये बहुत रेयर ही होता है, यानी कि ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर हमारा इसमें गया है कि हम स्टैंडर्ड पैटर्न टू राइट लॉन्ग आंसर, यानी कि लॉन्ग आंसर को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन को, फिर देन हम लिखेंगे डेफिनेशन को। हो सके तो हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लिखें या फिर 2 डेफिनेशन ऐड कर लें। फिर अगर डिजीज़ कंडीशन में क्लासिफिकेशन या टाइप दिया है तो टाइप को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजी, यानी कि कॉज किस वजह से डिजीज़ कंडीशन कॉज हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन और सिम्टम्स, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि किससे हम डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन नहीं, यानी कि हिस्ट्री को देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री को देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं मैनेजमेंट, जिसमें हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर रिक्वायर्ड है डिजीज़ कंडीशन में तब। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर हम हेल्थ एजुकेशन और डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, जिससे आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।